ऑल ऑफ यू। और मैं आज 5वें सेमेस्टर में एक पेपर है आपका BA LLB 5वें सेमेस्टर में एक पेपर है। क्या है वो? लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट BA LLB 5th सेमेस्टर में, और 3 ईयर में भी है। ठीक है, 3 ईयर में भी एक सब्जेक्ट। BA LLB 5th सेमेस्टर में पेपर नंबर 6वां है, पेपर नंबर 6 है। क्या है? लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। अब मुझे ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ाना है BA LLB 5th सेमेस्टर, और 3 ईयर में भी यही है। ठीक, सेम कोर्स है। ठीक, 3 ईयर में भी है। तो आप लोग 3 ईयर में भी है और आप लोग इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को पहला जो है, क्या नाम है, पहला एक्ट जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या है? The industrial disputes Act 1947। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये एक्ट मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस एक्ट में उद्योग क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, मतलब क्या है, औद्योगिक, हिंदी में कहते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ये पूरा मुझे पढ़ाना है। देखिए, BA LLB 5th सेमेस्टर में पेपर 6 है, और पेपर 6 का नाम क्या है? लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। अब इंडस्ट्रियल लॉ है तो इसमें मुझे पहले क्या पढ़ाना है? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पढ़ना है। और इसमें क्या है? सबसे पहले द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये हमें पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है? पहले हम पढ़ेंगे उद्योग, फिर हम पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को मैं जैसा कि पिछली क्लास में 1st सेमेस्टर में मैंने बताया था कि जो भी एक्ट पढ़िए, ठीक है, उसको शुरू से शुरू करिए। ठीक, और पढ़ते पढ़ते उसके बाद लास्ट तक जाइए। ठीक, तो इस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पढ़ रहे हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये एक्ट कब से इन्फोर्समेंट हुआ, ठीक, कहाँ लागू है। तो जैसा कि सब एक्ट में सेक्शन 1 में ही दिया जाता है। सेक्शन 1 में क्या दिया जाता है? क्या नाम होगा इस एक्ट का? क्या नाम होगा इस एक्ट का? नाम है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सेक्शन 1 में ये है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि कहाँ तक लागू है, कितना इसका एक्सटेंशन है, कितना इसका विस्तार है, विस्तार कहाँ तक है। तो यह एक्ट पूरे भारत में लागू है। कहाँ है? यह एक्ट पूरे भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में।
पूरे भारत में लागू है। ठीक है, ये पूरा एक्ट कहाँ है? पूरे भारत में लागू है। ठीक, देखिए बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के या विशेष क्षेत्र को छोड़ के, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को छोड़ के, ठीक है, लागू होते हैं। लेकिन ये औद्योगिक विवाद अधिनियम पूरे भारत में लागू है, मतलब जम्मू कश्मीर भी आएगा उसमें। ठीक, पूरे भारत में लागू है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या होगा, इसका प्रवर्तन कब से माना जाए? किसी एक्ट को फॉर्मेशन अलग होता है, फॉर्मेशन मतलब बन के तैयार होता है, वो अलग डेट पे होता है, लेकिन उसको इन्फोर्समेंट की एक डेट दी जाती है। इन्फोर्समेंट को बताया जाता है कि इस डेट से ये एक्ट पूरे भारत में प्रभावी होगा, इस एक्ट का पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगा। कहाँ कौन सा एक्ट प्रभावी होगा वो लिखा जाता है सेक्शन 1 में ही, अक्सर सेक्शन 1 में ही मिलेगा आपको। ठीक, तो सेक्शन 1 में क्या है कि कहाँ लागू होगा? संपूर्ण भारत में। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1947 से। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 1947। अब बन के तैयार हुआ किसी और, लेकिन गजट द्वारा घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, कि ये एक्ट कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 1947 से। यह एक्ट कब से लागू है? 1 अप्रैल 1947 से यह एक्ट लागू है। ठीक, इसके अंतर्गत जो भी विवाद होते हैं और दो से संबंधित जो भी विवाद होते हैं इसी एक्ट के अंतर्गत है कवर्ड होता है। ठीक, क्या रेमेडीज है, कैसे उपचार मिलते हैं कि ठीक है, किसे उद्योग माना जाए, किसे उद्योग नहीं माना जाए। ठीक, ये सारी चीजें इस एक्ट में बताई गई हैं। कौन सा क्षेत्र उद्योग में आएगा, कौन सा क्षेत्र उद्योग की कैटेगरी से बाहर है। ठीक, तो अब जैसे कि नॉर्मल एक्टों में भी सेक्शन 2 में ही परिभाषा होती है, लेकिन बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिसमें 3 में परिभाषा है। संविधान की जो संविधान है उसमें जो परिभाषा दी गई है आर्टिकल 366 में दी गई है, और बाकी जो एक्ट हैं, कुछ एक्ट हैं जिनमें सेक्शन 3 में परिभाषा दी गई है, जैसे टीपीए में सेक्शन 3 में परिभाषा दी गई है। ठीक, ऐसे कई एक्ट हैं जो सेक्शन 3 में ही परिभाषा की है, लेकिन नॉर्मली सेक्शन 2 में ही परिभाषा दी गई है। तो इस एक्ट में भी सेक्शन 2 में ही परिभाषा दी गई है। ठीक, सेक्शन 2 में परिभाषा क्लास है, उसी के अंतर्गत एक परिभाषा आती है। इसमें एक परिभाषा बताई गई कि इसकी उद्योग इंडस्ट्री, ठीक है। उद्योग क्या है? ठीक, अब उद्योग क्या है? उद्योग की परिभाषा हम इस एक्ट के संदर्भ में समझेंगे। ठीक, इस एक्ट के संदर्भ में हम उद्योग की परिभाषा समझेंगे। अब उद्योग की क्या परिभाषा है वो देखिए, और ये सेक्शन 2 के किस में है? यह सेक्शन इस एक्ट के द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सेक्शन 2 किस सब क्लास ईया में है। ईया, जिसे यदि आप एबीसीडी के क्रम में देखेंगे तो जे में आएगा। ठीक है, एबीसीडी के क्रम में देखेंगे 2 के ईया में है, जो एबीसीडी के क्रम में देखेंगे तो वो 2 जे होगा। ठीक, 2 जे होगा। तो अब इस सेक्शन में उद्योग की क्या परिभाषा दी गई है? किसके सेक्शन में दिया गया है? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 में। ठीक है, 2 में परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? ठीक, क्या परिभाषा है? ठीक, तो परिभाषा क्या है? अब देखिए उस परिभाषा को मैं बता रहा हूं। क्या है? उद्योग से नियोजन का कोई भी कारोबार
देखिए उद्योग की क्या परिभाषा है, उद्योग की ये परिभाषा, उद्योग से नियोजन का कोई भी कारोबार, क्या है, कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण, आजीविका, उद्योग में क्या है परिभाषा, देखिए एक बार, उद्योग से नियोजकों का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है, आजीविका से अभिप्रेत है। और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, कर्मकारों की क्या है, आजीविका, कर्मकारों की आजीविका, सेवा, कर्मकारों की आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। एक बार और देखिए पूरी परिभाषा, एक बार मैं बता रहा हूं, क्या है, उद्योग से नियोजनों का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है, ठीक। और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या व्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। ये परिभाषा दो कैटेगरीज को व्याख्या कर रही है, दो कैटेगरी को, ठीक है, किस किस को, एक उद्योग को बता रही है और दूसरी किसको बता रही है, कर्मकार को। कर्मकार कौन होगा, कर्मकार किसे माना जाएगा, उद्योग क्या क्या होगा, उसके बारे में ये परिभाषा बता रही है। लेकिन इस परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, एक उद्योग को क्या बता रहा है, कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण, आजीविका, उसे कर्मकारों का है आजीविका, सेवा, विनिर्माण या जो भी है, ठीक है, हस्तशिल्प, नियोजन, औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय जो भी आता है इसके अंतर्गत। ये दोनों में इसे किसे उद्योग मानेंगे वो कह रहा है, किसे कर्मकार माना जाएगा वो बता रहा है। तो दो भागों में यह परिभाषा, ठीक। ये परिभाषा चलती आई, बहुत दिनों तक चलती रही और इस परिभाषा में कुछ कमियां थी। ये परिभाषा कुछ क्षेत्रों को कवर नहीं कर रहा था, इसलिए 1982 में इस परिभाषा में न्यायालय ने संशोधन कर दिया और न्यायालय ने इस बीच 1947 और 1982 के बीच में कई ऐसे डिसीजन दिए जिसमें क्या है, इस परिभाषा में कुछ ना कुछ जुड़ता गया। तो इस परिभाषा का धीरे धीरे अस्तित्व खत्म हो गया और आधुनिक समय में इस परिभाषा को पूर्ण परिभाषा के रूप में नहीं माना जाता। ये परिभाषा जो है सेक्शन 2J की परिभाषा है, सेक्शन 2J की परिभाषा है, वो परिभाषा वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं है, ठीक है। तो 1982 में, ठीक है, 1982 में जो संशोधन हुआ, क्या हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982। ये परिभाषा किसी अधिनियम में नहीं है, न्यायालयों के माध्यम से न्यायालय ने इसकी परिभाषा दी है। किसकी, उद्योग की।
उद्योग की परिभाषा किसने दी है? न्यायालय ने। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे बहुत सी चीजों को इसमें शामिल किया। धीरे धीरे वो परिभाषा इसकी जो पुरानी परिभाषा थी औद्योगिक अधिनियम 1947 की, वो परिभाषा धीरे धीरे परिवर्तित हो गई, बदल गई। ठीक है, तो क्या हुआ? अब देखिए एक नई परिभाषा बन गई। किसमें आया? औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 में नई परिभाषा आई। ठीक है, नई परिभाषा तो जो 2J में है, क्या हो गई अब परिभाषा? देखिए क्या है, अब है उद्योग का अर्थ क्या है। उद्योग की परिभाषा में अभी ये नई परिभाषा जो आई, वो परिभाषा क्या है ये देखिए। कोई क्रमबद्ध कृति जो नियोजक एवं उसके कर्मकारों के सहयोग से माल के अथवा सेवा के उत्पादन वितरण अथवा प्रदाय के निमित्त मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से संचालित हो रही हो और चाहे मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए संचालित हो रही हो और चाहे पहला क्या है, इस प्रकार की यदि उपयुक्त जो कृत्य है, एक्टिविटी है, ठीक है, उस कृत्य को संचालित करने के लिए कोई पूंजी लगाई गई हो। क्या है? पूंजी लगाई गई हो या नहीं लगाई गई हो। ठीक, या दूसरा क्या है, इस प्रकार की कृत्य किसी लाभ अथवा प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित की जा रही हो या नहीं। ये परिभाषा क्या हो रही है? पहले क्या था, यदि कोई व्यवसाय चल रहा है, उपक्रम है, ठीक, कारोबार है, विनिर्माण है, हाँ ठीक है, आजीविका के लिए जो आजीविका देती हो, ठीक, तो उसे क्या माना गया था? उद्योग माना गया। लेकिन उद्योग की परिभाषा बदल गई, समय के साथ बदल गई और उसमें ये कहा गया कि पूंजी लगी हो या ना लगी हो। ठीक है, इसका उद्देश्य उस उपक्रम में पूंजी लगी हो या ना लगी हो, जो ऐसा कृत्य कर रहा है, कृत्य उद्योग या व्यवसाय जो चल रहा है, उसमें चाहे पूंजी लगी हो या ना लगी हो, ठीक, तो भी वो यदि ऐसा कृत्य कर रहा है, लोगों का कल्याण हो रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, तो वो उद्योग में माना जाएगा। और तीसरा क्या है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा उद्योग सिर्फ लाभ प्राप्ति के लिए किया जाए, ठीक, तो भी वो उद्योग माना जाएगा या नहीं भी माना जा सकता। कोई कार्य लाभ के लिए कर रहा है या लाभ के लिए नहीं कर रहा है तो माना जाए। हम आगे और इस चीज को क्लियर करेंगे कि उद्योग की श्रेणी में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, उद्योग किसे माना जाएगा, यदि धर्मार्थ कार्य के लिए है तो कितना हद तक उद्योग माना जाएगा, यदि धर्मार्थ कार्य के लिए नहीं है, प्योरली व्यवसाय के पर्पज से किया गया है तो माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। ये सारी चीजें उद्योग में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, उद्योग क्या है क्या नहीं है। ठीक, फिर आगे अब केस है, ठीक, केस क्या है, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल सभा, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल सभा, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें ये बताया गया था उद्योग माना जाए या ना माना जाए, इस बात में एक विवाद उठा था कि किसे उद्योग माना जाए, किसे उद्योग ना माना जाए। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट के मामले में इसमें इस बाद में उठा था कि क्या उद्योग माना जाए, हॉस्पिटल को क्या उद्योग माना जाए, तो उसमें ठीक
ठीक है, आज बस इसके लिए देखिए स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम बॉम्बे हॉस्पिटल मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके।